नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के मुद्दे में आज बात भगवान श्री राम की। दरअसल एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनावी गदर बहुत तेज हो चला है और अपने अपने मुद्दे को सियासी दल धार देने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच अब सियासी गलियारों में एक बार फिर से राम नाम की गूंज भी तेज हो चली है। बीजेपी की ओर से आज चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का जिक्र करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार भगवान राम से जुड़े प्रतीकों पर काम करती दिखाई दे रही है। तो इधर मध्य प्रदेश में भी भगवान राम का नाम सियासी गलियारों में सुनाई दिया। कुल मिलाकर श्री राम के भरोसे दोनों ही बड़े दल नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि श्री राम के सहारे एमपी छत्तीसगढ़ में किसका सियासी बेड़ा पार होगा, इसको लेकर के हम लगातार बातचीत करेंगे और इसके एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ की सभा में शाह ने क्यों किया अयोध्या का जिक्र। सवाल यह भी कि भूपेश के राम वन गमन पथ के मुकाबले बीजेपी को अयोध्या से क्या उम्मीद है। मध्य प्रदेश में भी नेताओं को राम नाम का सहारा क्यों दिखाई दे रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे और चर्चा के लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में एक दिवाली मनेगी, सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। छत्तीसगढ़ के चुनावी कुरुक्षेत्र में प्रभु श्री राम की एंट्री हो गई है। जगदलपुर में चुनावी सभा में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने दिवाली के बहाने यहां प्रभु श्री राम का जिक्र किया। दरअसल 2 दिन पहले ही अयोध्या से भव्य राम मंदिर के निर्माण की नई तस्वीरें सामने आई हैं और इसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह ने अपने अंदाज में इसका जिक्र किया। पहले अमित शाह ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं, फिर इसके मायने भी बताएंगे। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। दरअसल 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। उससे पहले एमपी छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव के केंद्र में लाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। जहां तक सवाल छत्तीसगढ़ का है तो इसे राम का ननिहाल कहा जाता है और यहाँ भूपेश बघेल ने श्री राम से जुड़े प्रतीकों को लेकर कई कदम उठाए हैं। मसलन छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट का काम जारी है। चंदखुरी में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई है। इस बार 22 से 24 अप्रैल तक माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन भी हुआ। रायगढ़ में 1 से 3 जून तक इस बार राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। शिवरी नारायण में भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में राम कथा करने वाली मानस मंडलियों को 5,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बड़ी चतुराई से बीजेपी के कोर एजेंडे को हाईजैक कर लिया। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के दंगल में अब कांग्रेस की राम भक्ति को काउंटर करने के लिए बीजेपी जोर शोर से अयोध्या का जिक्र कर रही है। उधर छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वहां भी अयोध्या के राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है। दरअसल अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। अरे भाई दिग्विजय सिंह जी और सोनिया जी सुन लो, राम जी बहुत दयालु हैं, राम जी करुणा निधान है, राम जी की शरण में जो चले जाता है उसको माफ कर देते हैं और इसलिए जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी सोनिया आंटी को लेकर अपने परिवार के साथ जाना वहां पर राम जी की शरण में। जिंदगी में जितने पाप किए आपने, हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि सब माफ कर देंगे। तो सियासत में अपने अपने राम के सहारे सियासी दल दंगल में कूद चुके हैं। मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ के चुनावी कुरुक्षेत्र में मुद्दों की भरमार है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी करीब आ रही है, मुद्दों की जगह एजेंडे लेते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो प्रदेश की 90 में से 50 सीटों के समीकरण को प्रभावित करते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 230 में से 136 सीटों पर बड़े धार्मिक स्थलों का प्रभाव है। शायद इस गणित से सियासतदान भी अनजान नहीं है। यही वजह है कि चुनावी बेला में मुद्दों के बजाय अब एजेंडे सेट होने लगे हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, धर्म और सियासत का गठजोड़ अब दिखाई देने लगा है। बीजेपी कांग्रेस को अपने अपने राम का सहारा है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दोनों जगहों पर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों से ज्यादा अब आगे बढ़ करके एजेंडे क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसी पर जरा चर्चा करते हैं। बातचीत के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, मेहमानों से परिचय करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता KS चौहान जी मौजूद हैं। चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी भी मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। और अजीत भदौरिया जी, मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं। 2 सवाल हैं। एक सवाल यह कि क्या आप भी इस बार छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनाने जा रहे हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठा वाली जनवरी में भी दिवाली? और दूसरा यह भी कि क्या वाकई दिग्विजय जी और दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी जी को लेकर के राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे? सलाह दी गई आपको? ऐसी बकवास सलाह कैलाश विजयवर्गीय जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी अपने पास ही रखें। नहीं अजीत जी, विथ नो ऑफेंस, मैं पहले ही शब्द से पहले ही वाक्य पे आपको रोक रहा हूं, इसलिए मेरी बात बस मैं अपनी बात एक पॉइंट रख लूं। नहीं, उन्होंने सलाह दी है भगवान राम के दर्शन करने की, अयोध्या जाने की, उसे आप बकवास कह रहे हैं। क्या आप सोच समझ कर बोल रहे हैं? मैं यही जानना चाहता हूं। तो मैं कह रहा हूं, सुन तो लीजिए उनके, सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बकवास सलाह वो अपने पास रखे। उनकी सलाह पर, ऐसी बकवास सलाहों पर कोई भी सर्वधर्म संभाव को मानने वाला व्यक्ति और ऐसे नहीं, उसमें ऑब्जेक्शन जैसी कोई बात नहीं है चौहान साहब, ऑब्जेक्शन जैसी बात नहीं है इसमें। मैं तो उनको पूछ रहा था, पूरी बात आ जाए उनकी, पूरी बात आ जाए। जी हाँ। अरे यार, आप सुनिए, आप बोल लीजिए। मैं चौहान साहब को रोक रहा हूं अजीत जी। चलिए अजीत जी, मैं चौहान साहब को रोक रहा हूं ना आपके बीच में बोलने से। मेरी बात तो सुन तो लीजिए। हाँ, पूरी बात कीजिए, पूरी बात रखिए, एकदम आराम से रखिए, कोई बात नहीं। आप प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, अभी हो जाएगा आपका समय, फिर खत्म कहानी। ऐसी बकवास, सुनिए मेरी बात, ऐसी बकवास सलाह कैलाश विजयवर्गीय अपने पास रखे, अमित शाह नरेंद्र मोदी को दे दे। भगवान आस्था का विषय होता है, निजी आस्था का विषय होता है किसी भी व्यक्ति का धर्म। राजनीतिकरण भगवान का भारतीय जनता पार्टी करती है और वो लोग करते हैं जो विकास के नाम पर सरकारें चलाते हैं परंतु कुछ नहीं कर पाते। आज अमित शाह को छत्तीसगढ़ या दूसरी जगहों की याद आ रही है। ये कहां चले गए थे? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले, 30 रुपए में पेट्रोल देने की बात करने वाले, 25 रुपए में दाल देने के 1 किलो दाल देने वाले लोग कहां चले गए? आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है? तब इनको भगवान राम याद आ गए। पहले भगवान राम का चंदा खा गए। राम मंदिर के नाम पर जो जमीन में ट्रस्ट बनाए, उन जमीनों के अयोध्या जी में क्या क्या इन्होंने घोटाले किए, ये सबके सामने है। तो आदरणीय, मैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि किस मायने में ये बकवास सलाह है आपके लिहाज से? जब प्रभु श्री राम जब वनवास से अयोध्या वापस आए थे, तब दिवाली मनाई जाती है हमारे नक्षत्रों के अनुसार, तिथियों के अनुसार। और जहां तक दर्शन का सवाल है, तो हमेशा दर्शन करते चले आए, चाहे वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे आदरणीय सोनिया गांधी जी हो। आप देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रामलीला होती है जिसको पूरा विश्व देखता है। किसने चालू किया? भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया क्या?
कांग्रेस पार्टी ने चालू किया, आदरणीय सोनिया गांधी जी। तो क्या अजीत जी ये महज इत्तेफाक नहीं है? क्या ये सोच समझ करके इधर अमित शाह जी ने अयोध्या का और श्री राम का जिक्र किया और इधर कैलाश विजयवर्गीय ने ये सलाह दी? क्या सोच समझ करके ये किया गया है? जानबूझकर चुनाव नजदीक आते ही एजेंडा सेट करके भगवान राम का नाम लेकर के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है क्या? बिल्कुल कोशिश की गई है, परंतु जनमानस समझ चुका है इनको। उसको मालूम है कि आज 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, एक व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री है और उसके बाद इनको धार्मिक ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों नहीं विकास के नाम पे वोट मांग रहे? आज मध्य प्रदेश की इतनी बुरी स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। मध्य प्रदेश में आज एक बच्चा, हम और आप बात कर रहे हैं, एक बच्चे ने कहीं जन्म लिया होगा, 52,000 रुपए का कर्जदार बन गया होगा वो बच्चा। ये स्थिति है। कैलाश विजयवर्गीय जी तो खुद अपनी सीट बचा ले, वो खुद हार रहे हैं, वो खुद प्रभु श्री राम की शरण में जवाब ले लेता हूं मैं। अजीत जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आपने अपनी बात रख ली है, से फंसा दिया है। जरा जवाब ले लेते हैं। 3 दिसंबर को हारने जा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। चौहान साहब, इतने मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और आपके पास तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में 18.5 साल में आपने क्या किया वो बताने, और उधर 5 साल में क्या नहीं हुआ और 15 साल में आपने क्या किया वो बताने का मौका था। ऐसे समय में चुनाव के एकदम नजदीक आते आते भगवान श्री राम का जिक्र, अयोध्या का जिक्र, और एक साथ 2 बड़े नेता अलग अलग राज्यों में, ये सिर्फ कोइंसिडेंट तो है नहीं? सबसे पहले मैं कांग्रेसी प्रवक्ता की बातों में खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी अनुचित बातें उनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, मोहम्मद जी, ऐसा है कि अमित शाह जी आए थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं की। उन्होंने बस्तर के विकास की बात भी की, उन्होंने नगरनार प्लांट की भी बात की, उन्होंने तेंदुपत्ता में जो अन्याय हो रहा है उसकी भी बात की, उन्होंने नक्सलवाद को हटाने की भी बात की, उन्होंने वहां के रोड में जो विकास होना है रोड के लिए और जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात वो भी कही। उन्होंने और भी एक बात कही जो हमारे बस्तर क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, लेकिन 3 दिवाली मनाने का खास तौर पर जिक्र किया ना, और वाहवाही भी बटोरते नजर आए, रिएक्शन भी आ रहा था। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि 2 बेसिक फर्क है। 2 बेसिक फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आ रहा हूं अजीत जी, राम की कल्पना या राम राज्य के लिए राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस राजनीति के लिए राम को अपनाती है। नहीं, सेम आरोप तो ये लगा रहे हैं ना, अजीत जी कह रहे हैं कि आप जो है भगवान का और धर्म का राजनीतिकरण करते हैं। अभी अभी उन्होंने यही कहा। मोहम्मद जी मेरे को बोलने दीजिए ना। हाँ, मेरा काउंटर सवाल तो लेते रहेंगे ना आप। मैं बोल रहा हूं ना। हम राम को स्थापित करने के लिए, हम राम राज्य को स्थापित करने के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए राजनीति करती है कि राम राज्य आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए राम को अपनाती है। मतलब आप वही कहना चाह रहे हैं ना कि दिखावी वो सनातनी है, दिखावी हिंदू है, और दिखावे की धर्म का चोला ओढ़ते ये कहते हैं। दिखावे का एक फैक्ट भी है। इन्होंने राम वन गमन पथ बनाया। ये कांग्रेसी प्रवक्ता तो शायद एमपी के है, लेकिन अच्छे कांग्रेसी प्रवक्ता को भी मालूम नहीं है कि कितने किलोमीटर राम वन गमन पथ है। वो है 2260 किलोमीटर, और वहां पर 9 स्थल उन्होंने प्रायोजित किए। 9 स्थल में 5 सालों में एक भी स्थल बनाया नहीं गया, और राम वन गमन पथ की रोड जो है वो 100 किलोमीटर भी पूर्ण नहीं हुई। ये बोलते हैं कौशल्या माता का जो महोत्सव हम महोत्सव बनाते हैं, तो इनको 5 साल हो गए लगभग। ठीक है, 4 साल इन्होंने नहीं बनाया, मोहम्मद जी 4 साल नहीं बनाया, और लास्ट साल बना रहे हैं दिखाने के लिए। नहीं, चंदखुरी में एक 51 फीट की प्रतिमा भी लगाई है भगवान राम की। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, पूर्ण नहीं हुई है, आप देख लीजिए जाके। वही मैं बोल रहा हूँ, 9 स्थल इन्होंने बोले हैं ना, एक स्थल भी पूर्ण नहीं हुआ है इनका। जवाब दीजिए अजीत जी। मैं जवाब लेता हूँ चौहान जी, मुझे लगता है जवाब ले लेना चाहिए
कि कहीं ना कहीं लेकिन मैं जवाब लेने से पहले आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप राम वन गमन पथ का जिक्र अजीत जी से पहले करते नजर आए? यह माना जा रहा था कि भूपेश जी ने दरअसल आपका जो कोर एजेंडा है वो हाईजैक कर लिया और इसीलिए अयोध्या का जिक्र होता है तो इधर आप फौरन सफाई देते हैं कि राम वन गमन पथ में कितना काम हुआ कितना नहीं। तो ये शायद कहीं ना कहीं आगे निकलने की कोशिश थी छत्तीसगढ़ में, और वो है क्या ऐसा? कहीं हाईजैक कर लिया है क्या आपका मुद्दा? देखिए मोहम्मद जी, हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है, ठीक है। राम हमारे लिए दृष्टिकोण है, ठीक है, मतलब वो दृष्टिकोण से हम अपने कांग्रेस के लिए राम क्या है, उस एजेंडे से वो अपना ये काम कर रहे हैं, वो भी अधूरे हैं, आप ये कह रहे हैं। तो अजीत जी से जवाब ले लेता हूं। अजीत जी, इनके लिए एक दिखाने का प्रोजेक्ट है। अजीत जी, राम वन गमन पथ को लेकर के बड़े सवाल उठा रहे हैं चौहान साहब, और साथ साथ उधर कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल कोर्ट पे कहते हैं कि राम काल्पनिक है। तो ये कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं एक स्टैंड दिखाते हैं वो, और बताने की कोशिश करते हैं इसमें गलत क्या है। कपिल सिब्बल जी ने कहा तो था ना, ये तो सही है ना? कौन कपिल सिब्बल? कांग्रेस के वकील के रूप में हैसियत में गए थे क्या कपिल सिब्बल? कपिल सिब्बल का प्रोफेशन है, वो एक एडवोकेट है। उन्होंने क्या जवाब दिया, किस उसको दिया, ये वो जाने, उससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना। अच्छा। आप मुझे बताइए। जहां तक राम वन गमन पथ की बात है तो अब चौहान साहब ने बता ही दिया। 22 ये तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपने निकाल दिया, आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं। 460 करोड़ रुपए नहीं, अरे वो एक कांग्रेस पार्टी के वकील के रूप में तो गए नहीं थे। हाँ। उनका प्रोफेशन वकील है, हाँ। एडवोकेट है वो। अब आज अरुण जेटली उसके अलावा भी तो दूसरी पहचान है ना, करते थे। हाँ। वो चीजें वो अपने प्रोफेशनल के रूप में करते थे। ये बड़ा बारीक होता है, लेकिन अजीत जी ये बड़ा बारीक होता है, आम जनता ये नहीं समझ पाती है। आम जनता की नजर में आप ये बताते रह जाइए कि वो इस हैसियत से गए थे, उस हैसियत से गए थे। वो कपिल सिब्बल को जिस तरह से जानती है वो उसी तरह से मानती है। मेरी बात, आम जनता, सुनिए मेरी बात। आम जनता तो राम जेठमलानी ने क्या किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में सबको मालूम है। आम जनता तो ये भी जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया, फिर दिया पार्लियामेंट में जवाब। ये आम जनता भी तो ये भी जानती है। और आदरणीय कमलनाथ जी के अल्प समय की सरकार ने 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास आता हूं। उचित शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर, दोनों लोगों की बात सब सुनते हैं तो अपने अपने राम नजर आते हैं, लेकिन ये भी एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक ही दिन में दो बड़े नेता दोनों अलग अलग प्रदेश में एक ही तरह से एक ही पॉइंट पर बात करते हैं। अयोध्या का जिक्र करते हैं, राम मंदिर का जिक्र करते हैं। क्या मुद्दों के साथ साथ एजेंडे को भी खासतौर पर प्लान किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ फिक्स एजेंडे हैं। इसमें राम है, राष्ट्रहित है, सेना है, वो तमाम चीजें आप किसी भी इशू में उसका वो तड़का वो जरूर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ये वो पिच है राजनीति की जिसमें वो कांग्रेस को खिलाना चाहते हैं। नहीं तो आज वो क्या वो उस पिच पर खेल करके जो अपनी बाजी हारते नजर आ रहे थे क्या? अजीत जी जो जवाब दे रहे हैं, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं दोनों जवाब दे रहा हूँ। आप सुनिए ना जी, सुनिए कि देखिए ये वो चीज है जिसमें यूएसपी है, जिसमें इनके पास यूएसपी है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो किसी भी जगह कहीं का भी मुद्दा हो, मेरा तो मानना है कि श्रीलंका में भी चुनाव हो, वहां भी वो राम का नाम करने लगेंगे और वो धर्मांतरण और चीजें पे इलेक्शन, फिर उनको बताना पड़ेगा कि ये श्रीलंका है। और यहाँ पे ये कह रहे थे कि राम कांग्रेस के मुद्दा राजनीति करती है कांग्रेस, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि राम के नाम पे कांग्रेस राजनीति करती है। इंडोनेशिया के सिटीजन से भी पूछो तो वो बता देगा कि राम के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आप और हम सब जानते हैं ये तथ्य गलत है, ठीक, लेकिन ये इनकी तोड़ का पत्ता है, इनकी नहीं, लेकिन आजकल जो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का एक मोड नजर आ रहा है सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदुत्व के चोले को ओढ़ते हुए, क्या उसकी वजह से ही आज बीजेपी के प्रवक्ता ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं? राहुल जी, आप सुन नहीं रहे हैं, सुना ज्यादा रहे हैं। तकलीफ ये है कि आप ही सब चीज जवाब दे रहे हैं और हम लोग को फिर क्यों बैठाल रहे हैं बताइए सुनने के लिए। राहुल जी, वो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि राहुल जी ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कांग्रेस में भूपेश बघेल करते हैं। वो सारे मुद्दे गाय, गोबर, गौमूत्र,
सभी की सभी चीजें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लगभग छीन ली है। क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदू की बात करते हैं, वो कृष्णकुंज की बात करते हैं, वो राम की बात करते हैं, राम गमन पथ की बात करते हैं, कौशल्या मंदिर की बात करते हैं, वो गोठान की बात करते हैं, गाय गोबर सभी चीजें जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती थी, उन सारे मुद्दों को छत्तीसगढ़ में उन्होंने छीन लिया। आज के बच्चों से आप अगर पूछे राव जी कि छोटे बच्चों से पूछे कि गाय गोबर का किसका मुद्दा है तो वो कंफ्यूज जाएगा, वो बता नहीं पाएगा कि ये हम और आप बता सकते हैं कि ये कोई समय भाजपा का मुद्दा हुआ करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो आप कंफ्यूज हो गए। भूपेश जिस तरीके से काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो मुद्दे जिनकी फ्रेंचाइजी भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो हट के अब भूपेश के पास आ गई या कांग्रेस के पास आ गई, आप ये कह सकते हैं। नहीं तो ये और ये जी एक वक्त में कांग्रेस इससे असहज होती थी, अब क्या उसने स्टैंड बदल लिया और कहीं ना कहीं बीजेपी को असहज कर रही है? कांग्रेस के दो धड़े हैं। जो इनका उदयपुर राजस्थान में जो इनकी वो हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो बातें हुई थी, जो उसमें भी दो धड़े वहां चर्चा हुई थी इसमें कि हमको इसमें जाना चाहिए और इनकी पिच पे खेल के हमको हारना चाहिए। तो वहां दो धड़े थे, दो उसमें चर्चा हुई, संवाद हुआ, उदयपुर में चीजें हुई, कई लोग एग्री थे, कई लोग डिसएग्री थे, साउथ के लोग डिसएग्री थे, लेकिन भूपेश बघेल ने बात उठाई थी और भूपेश बघेल इस बात के पक्षधर हैं कि हमको सॉफ्ट हिंदू की तरफ 80 और 20 और आला कमान से भी हरी झंडी है। जी नहीं, हाला कमान से हरी झंडी, कम से कम भूपेश की बातें जो है वो डिसएग्री और एग्री और जितने भी मतलब एक सामंजस्य नहीं बैठ पाए वो मायने नहीं रखा, लेकिन भूपेश पर्सनली उस बात के पक्षधर हैं कि सॉफ्ट हिंदू की बात कांग्रेस को। और इधर सर कमलनाथ जी भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल exactly. कमलनाथ और दिग्विजय भी वही करें, वही सेम चीज, वो भी वही पक्षधर थे, मगर साउथ के लोगों ने इसकी खिलाफत की थी। ये मैं उदयपुर की स्थिति बता रहा हूँ आपको, ये चीज, लेकिन वो सॉफ्ट हिंदू काफी अच्छा बना हुआ है। ठीक है, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि तमाम मुद्दों के साथ साथ फिर से आध्यात्म का, राम का मुद्दा भी लाना कहीं ना कहीं जरूरी लगता है बीजेपी को, और वो करते हुए नजर भी आए। सर अब माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब तड़का लगाने की कोशिश तमाम जो कोर मुद्दे हैं, कोर एजेंडे हैं, उससे लग रहा है, लेकिन अब जनता इसको लेकर के क्या रुख अपनाती है वो चुनाव के नतीजों में पता चलेगा।